नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में थिरुमलाई केमिकल लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कंपनी के रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट डाटा देखेंगे, जिसमें ये कंपनी कौन से बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कंपनी कैसा जनरेट कर रही है और इसके बाद हम कंपनी का डेप्टर डेज इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कंपनी के प्रमोटर के पास एफआईएस और डीएस के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, ये सब हम स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन देखने वाले। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि थिरुमलाई केमिकल ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस इम्पोर्टेंट डेटा में से कंपनी जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो थिरुमलाई केमिकल्स ये थिरुमलाई ग्रुप का एक पार्ट है और इस कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो कंपनी केमिकल, सरफेक्टेंट्स, पिगमेंट्स और एजुकेशन में काम करती है। और स्पेशली अगर हम कंपनी के प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ देखेंगे जिसमें कंपनी मेन बिजनेस में काम करती है, तो कंपनी पैन और डीएपी इन जैसे जो केमिकल्स है इनका मैन्युफैक्चर और सेलिंग करती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो देखने से पता चलता है कि ये कंपनी केमिकल सेगमेंट में काम करती है। और केमिकल सेगमेंट के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट माना जाता है और इन सेगमेंट में इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ कंपनी का बिजनेस देखने से हम किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी के रिलेटेड हमें पूरी इंपॉर्टेंट और कंपनी के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसके बाद हम कंपनी का इसमें कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 9.31, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का आरओसी 35.4% और कंपनी का आरओई 29.8% का है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के रिलेटेड जो रेशोज़ है जिसमें कंपनी का वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो पी रेशो का वो हमें अच्छा देखने को मिला है और कंपनी आरओसी और आरओई दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी के रिलेटेड जो रेशोज़ है उसमें कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स सेगमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। और इसमें मार्च 18 में कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये 1300 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का जो सेल्स है वो हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने लगभग डबल की जो ग्रोथ है वो अपने सेल्स में की है। और मार्च 22 में कंपनी का सेल्स 1998 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2200 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में पहले मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कंसिस्टेंट गिरावट हो रही थी, लेकिन इस सेल्स की गिरावट को कंपनी ने पिछले 2 सालों में अच्छा रिकवर किया है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स में अच्छी रिकवरी की, लेकिन अगर हम पिछले 6 साल में मतलब मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी का सेल्स देखेंगे तो इसके नंबर से वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से बाकी के सेगमेंट में भी कंपनी के परफॉर्मेंस से वो हमें बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक हमेशा ही पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। लेकिन अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी हमें कंपनी के सेल्स की तरह कंटिन्यूस बहुत ही वोलाटाइल होते हुए देखने को मिला, जो कि मार्च 18 में 290 करोड़ का था। इसके बाद ये अगले साल कम होकर 206 करोड़, इसके बाद कम होकर 78 करोड़, इसके बाद फिर से बढ़कर 221 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 441 करोड़ और फिर से डाउन होकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 324 करोड़ का हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे और वोलाटाइल देखने को मिले। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 22% थे और इसके अगले 2 साल इसके जो नंबर्स है वो ड्रॉप हुए। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 2 साल फिर से बढ़े, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये फिर से हमें कम होते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही वोलाटाइल और ऊपर नीचे हो रहे। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 170 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 114 करोड़, इसके अगले साल इसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया और ये 23 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये फिर से बढ़कर 118 करोड़, इसके अगले साल फिर से मतलब मार्च 22 में बढ़कर
281 करोड़। लेकिन इसके बाद अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो फिर से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें ड्रॉप हुआ और ये 193 करोड़ का हुआ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरह ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसके नंबर से वो हमें बहुत ही वोलेटाइल होते हुए देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 16 थे, इसके अगले 2 साल हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिले। इसके 2 अगले साल फिर से इसमें कंपनी ने ग्रोथ की, लेकिन फिर से अगले साल इसमें ड्रॉप देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही वोलाटाइल होते हुए देखने को मिले। और साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मैक्सिमम टाइम हमें पिछले कुछ समय से प्रॉफिटेबल ज़रूर देखने को मिली, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी नेट प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से हम इस कंपनी के शेयर को किसी भी प्राइस पर बाय नहीं कर सकते, इसीलिए हमें करेक्शन में इस कंपनी के शेयर को बाय करना पड़ेगा, तभी हमें अच्छा बेनिफिट इस कंपनी में होगा। और इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें कंपनी के पास अगर हम रिजर्व देखेंगे जो कि सितंबर 22 में अभी 1180 करोड़ के है, जो कि मार्च 18 में 563 करोड़ के थे। तो पिछले 5 सालों में कंपनी के जो रिजर्व है वो लगभग कंपनी ने डबल किए, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे सितंबर 22 में 191 करोड़ का देखने को मिला है। मतलब लगभग कहेंगे कि 200 करोड़ का जो बोरिंग्स है वो कंपनी के ऊपर अभी है। और उसके कंपेरेटिवली लगभग अगर हम देखेंगे तो 5 टाइम्स से भी ज़्यादा के जो रिजर्व है वो कंपनी के पास है, जो कि ये रीज़न है कि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें स्टेबल देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में कंपनी का 10 करोड़ का था, इसके अगले साल ये बढ़कर 29 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल ये बढ़कर 150 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 21 में इसमें ड्रॉप हुआ और ये 24 करोड़ का ज़रूर हुआ, लेकिन इसके अगले साल मतलब मार्च 22 में कंपनी ने लगभग अपना जो नेट कैश फ्लो है वो 200 करोड़ का किया है। तो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें एक ही साल मार्च 21 में ड्रॉप होते हुए देखने को मिला था। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी ने सभी साल जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में जनरेट किया है। और इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें 200 करोड़ का लगभग मार्च 22 में देखने को मिला है। तो एक नेट कैश रिच कंपनी हमें ये देखने को मिली है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए यह बहुत ही अच्छा साइन होता है। तो इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उसमें कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे जो कि मार्च 18 में 33 थे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम अपने जो डेप्टर डेज है वो उसी रेंज में मेंटेन किए और अभी मार्च 22 में ये 29 देखने को मिले। तो इस कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंपनी ने कंसिस्टेंट कम करके रखे, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम इन्वेंट्रीज देखेंगे जो कि मार्च 18 में 59 थे, जो कि इसके बाद हमें थोड़े से ये बढ़ते हुए देखने को मिले और अभी ये मार्च 22 में 74 हुए। तो इस कंपनी को जो अपने इन्वेंट्रीज है उसमें थोड़ी सी और ग्रोथ करनी पड़ेगी और उसके नंबर से और इस कंपनी को थोड़े कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल डेप्टर डेज में कंपनी ने अच्छी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन कंपनी को इन्वेंट्रीज में अच्छी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और इसके बाद हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 42% की हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईएस के पास 1.99% की हिस्सेदारी है और डीएच के पास अगर हम देखेंगे तो 0.1% की हिस्सेदारी। इसके बाद गवर्नमेंट के पास 0 और पब्लिक के पास लगभग 55.99 मतलब 56% की स्टेक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, जो कि इस कंपनी को थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकते हैं। एफआईएस और डीएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में एफआईएस की इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़रूर हमें देखने को मिली, लेकिन डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में अभी भी ना के बराबर है। और उसका जो सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें सभी सेगमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही वोलाटाइल और ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। और ऐसी कंपनी में हमें ज़्यादातर डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को नहीं मिलती। तो इस कंपनी के रिलेटेड अगर हम 2 निगेटिव पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वोलाटाइल हो रहे और उसके साथ ही में कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, जो कि इस कंपनी को थोड़ा सा अनस्टेबल कर रहे। तो ये कंपनी के रिलेटेड हमें 2 निगेटिव पॉइंट देखने को मिले, लेकिन कंपनी के रिलेटेड हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिले, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट अभी हमें स्ट्रांग देखने को मिली। कंपनी के पास बहुत ही अच्छे कैश फ्लोज है और कंपनी
कि जो डेब्टर डेज है वो कंपनी ने कंसिस्टेंट कम किए, साथ ही में कंपनी का पी रेशो अच्छे वैल्यूएशन पर है और कंपनी आरओसी और आरओसी दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही, जो कि कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक अच्छा साइन है। तो इन सब में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिले और इसी वजह से हम किसी भी प्राइस पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। करेक्शन में अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही हमें ज़्यादा बेनिफिट इस कंपनी में होगा। तो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अगर हमें करना है तो करेक्शन में करना है, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही वॉलेटाइल है, जिस वजह से अगर हमने हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बाय किया तो हमें इस कंपनी में लॉस भी हो सकता है और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। और इसीलिए हमें करेक्शन में इस कंपनी के शेयर को बाय करना है ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा हो, और इस करेक्शन में इस कंपनी के शेयर को बाय करना है ताकि कंपनी में अगर हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो प्रॉफिट भी हमें अच्छे से होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर शेयर बाय करने से।